नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी विद हेमा में। तो सेल्फ स्टडी विद हेमा कड़ाकोटी जो चैनल है, ये चैनल आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य के विस्तार पूर्वक जो अध्ययन करते हुए नोट्स लेकर आएगा, जो कि आपके लिए सारे एग्ज़ामों में, चाहे वो टीजीटी के एग्ज़ाम हो, पीजीटीज़ के एग्ज़ाम हो, एलटी लेक्चरर या फिर नेट के पर्पज़ से, आपके लिए ये हर तरीके से हेल्पफुल होंगे। तो आप वीडियो को ज़रूर देखिए और इन नोट्स को बना लीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके ये नोट्स मैंने बनाए हुए हैं जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य में हम जान लेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास को। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले बात आती है कि इतिहास लेखन की शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरीके से हुई। तो अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की एक विस्तृत परंपरा जो अब तक कायम हो चुकी है, इसमें जो निर्णायक मोड़ माना जाता है ना दोस्तों, वो माना जाता है आचार्य शुक्ल को। तो आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के एक निर्णायक बिंदु के रूप में भी देखे जाते हैं। तो इसीलिए हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन को शुक्ल जी के आधार पर ही क्या करेंगे, विभाजित करेंगे और उन्हीं के आधार पर इसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शुक्ल जी के आधार पर अगर हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन को विभक्त करते हैं तो शुक्ल पूर्व, शुक्ल युगीन, शुक्ल उत्तर। तो सबसे पहले हम शुक्ल पूर्व हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा शुरू हुई है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो शुक्ल पूर्व हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा शुरू हुई है वो गारसादा तासी द्वारा शुरू की गई है। लेकिन शुक्ल पूर्व जो औपचारिक रूप से अगर हम देखें तो गारसादा तासी को माना जाता है, लेकिन इससे पूर्व भी क्या हुए हैं, कुछ वार्ता ग्रंथ, कुछ वृत्त संग्रह जैसी रचनाएं हमें मिली हैं, लेकिन जो कि अनौपचारिक हैं, परंतु परवर्तीय इतिहासकार उसे क्या करते हैं, कच्चे माल के रूप में क्या करते हैं, प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वृत्त संग्रह जैसी रचनाएं जो हैं इनके बारे में, कि इन्हें जो परवर्तीय इतिहासकार हैं वो क्या करते हैं, कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाते हैं। अब उन ग्रंथों के उदाहरण हम समझ लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में अनौपचारिक ग्रंथ जिसे हम कहते हैं, तो पहला ग्रंथ है इसमें भक्तमाल। किसकी बात करते हैं, भक्तमाल की। ठीक है, तो अब भक्तमाल की अगर हम बात करें, इसे बैक कर लेते हैं पहले। ठीक है, भक्तमाल की अगर हम बात करें तो नाभादास द्वारा प्रणीत इस ग्रंथ में 200 कवियों, कितने कवियों का दोस्तों, 200 कवियों का। तो जो भक्तमाल के जो रचनाकार हैं वो कौन है दोस्तों, नाभादास। ठीक है, तो इस ग्रंथ में भक्तमाल जो रचना है इसमें 200 कवियों का, जिसमें कि सिद्ध कवि भी होंगे आपके, नाथ कवि भी होंगे आपके, भक्ति शाखा के कवि भी इसमें होंगे। तो इनके जीवन परिचय एवं उनकी कृतियों का उल्लेख इसमें किया गया है। ठीक है, तो इनके जो उपलब्ध भक्तमाल का जो उपलब्ध संस्करण है इसमें कितने छंद हैं दोस्तों, 214 छंद। तो इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा कि कितने छंद हैं, 214 छंद। और यह रचना किससे संबंधित है, तो जीवन चरित लेखन। अगर हम जीवन चरित की, किसी व्यक्ति की जीवनी लिखनी है, किसी लेखक की जीवनी लिखनी है, तो जीवन चरित से संबंधित ये क्या है, इसे आरंभ का या पहला ग्रंथ इसे हम मान सकते हैं कि जीवन चरित लेखन आरंभ हुआ था तो कवियों ने इन्हीं से सीखा होगा या यहीं से देखा होगा या इन्हीं के रचनाओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, कविमाला की। किसकी बात करते हैं, कविमाला। तो कविमाला यह ग्रंथ जिसे हम वृत्त संग्रह कहेंगे, वृत्त संग्रह संबंधी प्रथम रचना इसे हम मानेंगे, जिसके लेखक हैं, कविमाला के लेखक कौन है दोस्तों, तुलसीराम। कौन है, तुलसीराम। 1692 में इनका जन्म माना जाता है। इस ग्रंथ में इन्होंने 1443 ईस्वी से 1643 ईस्वी के बीच में जो 75 कवियों का संग्रह, जो कि अब अनुपलब्ध है, तो इन्होंने 75 कवियों का वर्णन अपने उसमें किया है। तो इनकी रचनाओं का 75 कवियों का संग्रह इन्होंने किया, जो कि मतलब उपलब्ध नहीं है। अब बात करते हैं हम तीसरे ग्रंथ की, वो है कालिदास हजारा। किसकी, कालिदास हजारा। तो कालिदास हजारा कालिदास कवि द्वारा कविकृत एक अत्यंत महत्वपूर्ण वृत्त संग्रह है।
तो क्या है कालिदास हजारा, कालिदास कवि द्वारा, किसके द्वारा कृत है कालिदास हजारा, कालिदास कवि द्वारा। कौन सा संग्रह है ये, वृत्त संग्रह है, जिसमें 1443 ईस्वी से लेकर 1718 ईस्वी तक के कितने कवियों का वर्णन मिलता है दोस्तों। इसमें 212 कवियों के कितने पद संकलित किए गए हैं, 1000 पद। तो आप इन पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि कालिदास हजारा किसकी रचना है। तो कालिदास हजारा कालिदास की कृत है, जो कि वृत्त संग्रह के रूप में इसे लिया गया है। इसमें 1423 ईस्वी से लेकर 1718 ईस्वी तक के 212 कवियों के, कितने कवियों के, 212 कवियों के 1000 पद इसमें क्या किए गए हैं, संकलित किए गए हैं। और यही जो कालिदास हजारा, इसीलिए इसका नाम कालिदास हजारा पड़ा, क्योंकि इसमें 1000 पद संकलित किए गए हैं। और किसने किए हैं, कालिदास जी ने। कितने कवियों के, तो 212 कवियों के। तो यह संकलित पद क्या है, जो 1000 पद संकलित हैं, ये जो शिव सिंह सरोज ग्रंथ है, शिव सिंह सरोज सेंगर द्वारा लिखी गई, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज जो रचना लिखी है, उस ग्रंथ का आधार ग्रंथ, मतलब उन्होंने इसे अपना आधार ग्रंथ माना है। किसे, कालिदास हजारा द्वारा जो 1000 पद संकलित किए गए हैं कवियों के, उनको शिव सिंह सरोज ने अपने जो इतिहास लेखन में इसे आधार ग्रंथ के रूप में क्या लिया। फिर अब हम बात करते हैं इसमें आदि ग्रंथ। फिर आता है आपका आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ के लेखक कौन है, गुरु अर्जुन देव। इन्होंने गुरु अर्जुन देव द्वारा 1504 में संपादित इस ग्रंथ में भक्त कवियों के पद संकलित हैं। तो कबीर के पदों की जो प्रमाणिकता मिलती है ना दोस्तों, कबीर के पदों की प्रमाणिकता इसी आदि ग्रंथ से मिलती है। किससे मिलती है, आदि ग्रंथ से, जो कि अर्जुन देव द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कौन सी चीज कहाँ से ली गई है। अब आते हैं हम वार्ता ग्रंथ पे। किसकी बात करते हैं, वार्ता ग्रंथ की। तो ये है वार्ता ग्रंथ। तो वार्ता ग्रंथ में हम बात करते हैं 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता, ये है वार्ता ग्रंथ। ठीक है दोस्तों, तो ये है क्या, वार्ता ग्रंथ। तो वार्ता ग्रंथ में हम बात करते हैं 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता। तो वार्ता ग्रंथों के रचनाकार कौन है, गोकुलनाथ। इन दोनों वार्ता जो ग्रंथ हैं, ग्रंथ में भक्त कवियों के परिचय पद प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, तो ये तो था अभी तक का कि औपचारिक हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन से पहले, मतलब गारसदा तासी से पहले भी बहुत सारे लेखकों ने इतिहास लेखन की जो परंपरा थी वो शुरू कर दी थी, लेकिन उसे एक औपचारिक रूप वो दे नहीं पाए। मतलब उन्होंने जो भी किया एक अनौपचारिक तरीके से किया, या फिर ये कह सकते हैं कि उसे विस्तार पूर्वक नहीं वो रख पाए। लेकिन अब आते हैं हम औपचारिक साहित्य इतिहास लेखन की तरफ। तो औपचारिक साहित्य इतिहास लेखन में जो सबसे पहले नाम आता है वो आता है गारसदा तासी का। किसका आता है, गारसदा तासी का। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं गारसदा तासी की। इनका हम थोड़ा सा विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लेंगे, गारसदा तासी जी के बारे में। तो दोस्तों पहले तो गारसदा तासी वो फ्रेंच विद्वान है, मतलब भारतीय नहीं, फ्रेंच विद्वान है। तासी ने प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, मतलब हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ इन्होंने ग्रंथ लिखने वाले जो पहले कवि हैं वो हैं गारसदा तासी। इनके ग्रंथ का नाम है इस्तवार दा लाल एत्रईतोर एंदोई एंदुस्तानी। शीर्षक से इन्होंने क्या करा है, हिंदी साहित्य इतिहास का जो ग्रंथ है वो लिखा है, जो कि 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। ये ग्रंथ 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। प्रथम भाग इसका 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग इसका 1847 ईस्वी में। ठीक है, इनका जो दूसरा संशोधित संस्करण है, मतलब गारसदा तासी ने जो लिखा था इस्तवार दा लाल एत्रईतोर एंदोई एंदुस्तानी, इस रचना का जो दूसरा संशोधित संस्करण है वो है 1871 ईस्वी में 3 खंडों में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है जो इसका दूसरा संस्करण है, 3 खंडों में। ठीक, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है, 3 खंडों में इसे प्रकाशित किया गया है। ठीक है, इसे हिंदी में जो ये
गारसादा तासी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है इस्तवार दा लालित रईतुर एंदोई हिंदुस्तानी, जिसका प्रथम भाग 1839 में, द्वितीय भाग 1847 में, और इसका जो दूसरा संशोधित संस्करण है वो 1871 ईस्वी में 3 खंडों में प्रकाशित हुआ है, जिसे लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी में 1952 ईस्वी में हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से प्रकाशित करवाया। तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने इसी इस्तवार दा लालित रईतुर जो रचना है इसको उन्होंने किसमें अनुवादित कराया? हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से क्या कराया? 1952 ईस्वी में पुनः प्रकाशित करवाया। कवियों की प्रस्तुति, ये जो रचना है इसकी विशेषता अगर हम देखें तो इसमें कवियों की जो प्रस्तुति है वो अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार है। कौन से वर्ण क्रम के अनुसार है? अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार है। ठीक है, इसमें हिंदी व उर्दू दोनों भाषाओं के कवियों को शामिल किया गया है। तो अगर हम इसकी बात करें, जो गारसादा तासी द्वारा लिखी गई रचना है इसमें इन्होंने क्या किया है? हिंदी एवं उर्दू दोनों कवियों को इन्होंने इसमें शामिल किया गया है। इसमें 3224 ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो 738 कवियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से केवल 72 कवि ही हिंदी के हैं, बाकी सब अदर लैंग्वेज के हैं, उर्दू के होंगे। ठीक है, लेकिन हिंदी के केवल 72 कवि ही हैं। ठीक है, इसमें तत्समय प्रचलित लिपियों की भी जानकारी दी गई है। जो गारसादा तासी द्वारा जो रचना लिखी गई है इस्तवार दा लालित रईतुर, इसमें 738 कवियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें केवल हिंदी के केवल 72 कवि ही यहाँ पर उल्लेखित हैं। अब हम बात करते हैं इसमें कि इसमें तत्समय जो लिपियाँ प्रचलित होती थीं, उस समय जिन लिपियों का प्रयोग किया जाता था, तो उन लिपियों का भी इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, लिपियों की भी जानकारी दी है। इन्होंने हिंदुस्तानी साहित्य और काव्यात्मक महत्व को प्रतिष्ठित किया है। अब ये तो है गारसादा तासी द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास। अब इसमें दूसरी बात करते हैं औपचारिक में, वो है मौलवी करीमुद्दीन। कौन है? मौलवी करीमुद्दीन। तो इन्होंने तज़किराए स्वराई हिंदी शीर्षक से साहित्य इतिहास ग्रंथ की रचना करी। कौन से शीर्षक से? तज़किराए स्वराई हिंदी। इसके लेखक कौन है? मौलवी करीमुद्दीन। ठीक है, इस ग्रंथ का प्रकाशन 1948 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? 1848 ईस्वी में। कब? 1848 ईस्वी में। तो इस ग्रंथ का जो प्रकाशन हुआ था 1848 ईस्वी में, कहाँ हुआ था? दिल्ली कॉलेज में। कहाँ हुआ था? दिल्ली कॉलेज में। 1004 कवियों के विषय में जानकारी दी गई है। इसमें कितने कवियों के विषय में जानकारी दी गई है? 1004 कवियों के विषय में जानकारी दी गई है। यह तासी के ग्रंथ का अनुवाद था। इसमें जो वर्णन है वो कालक्रमानुसार है। इसमें क्या है? वर्णन कालक्रमानुसार। अब बात करते हैं हम शिव सिंह सेंगर की। किसकी बात करते हैं? शिव सिंह सेंगर की। ठीक है, तो तीसरा जो औपचारिक ग्रंथ हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में मानते हैं वो है शिव सिंह सेंगर। इन्होंने 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज नामक, कौन सी रचना लिखी है? शिव सिंह सरोज नामक साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा है। इसमें लगभग 1000 कवियों का समावेश हुआ है। इसमें 838 कवियों की रचनाएं व 1003 कवियों का जीवन परिचय इन्होंने उल्लेखित किया है। तो लगभग 1000 या 1000 के आसपास, 1010 के आसपास इन्होंने इस तरीके से कवियों का इन्होंने उल्लेख किया है। ठीक है, इसका प्रस्तुतिकरण वर्ण क्रमानुसार है। जो भी इन्होंने रचनाएं या कवियों का वर्णन दिया है वो वर्ण क्रमानुसार है। ठीक है, अल्फाबेटिक है। वर्णों के आधार पर इन्होंने क्या किया है, चाहे कबीर हो चाहे केशव हो, वर्ण क्रमानुसार आप समझते होंगे कि वर्ण क्रमानुसार जो कवि हैं उनका वर्णन, तो कबीर हो केशव हो तो इन्होंने दोनों को ही एक ही उसमें क वर्ण को पहले फिर ख वर्ण को बाद में, इस तरीके से इन्होंने क्या किया है, वर्ण क्रमानुसार प्रवृत्तीय साहित्य इतिहास लेखन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इन्होंने इनका जो लेखन है वो वर्ण क्रमानुसार है। और अभी जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में इनका क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है। तो यहाँ तक तो मैंने आज आपको शिव सिंह सेंगर तक की जो इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसके बारे में जानकारी दी है।
अगर आपको यह जानकारी पसंद आई या फिर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से रेगुलर वीडियो देखने के लिए और डीप नोट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी करें। और फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई नॉलेज के साथ, नए PDF के साथ, नए नोट्स के साथ। आप नोट्स बनाते जाइए, आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे। बस यही कामना करती हूँ कि आप जिस लक्ष्य के लिए अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वो लक्ष्य आपको जल्दी ही मिले। अभी तब तक के लिए बाय बाय। अपना रेगुलर पढ़ाई करते रहिए और इसी तरीके से मेरे साथ जुड़ते रहिए।